कि नेचुरोपैथी को हम कितना समझ पाते हैं थोड़ा और। जैसे कि हमने कल भी बताया कि 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर जो कि वर्क करते हैं हमारे नेचुरोपैथी पे। नेचुरोपैथी नेचर के द्वारा की गई चिकित्सा है, जो कि 5 तत्वों से चिकित्सा होती है, जिसमें हमने सनलाइट की बात की, सूर्य किरण चिकित्सा, जिसमें हमने एयर की बात की, वायु चिकित्सा, जिसमें हमने मड की बात की, मृदा चिकित्सा, जिसमें हमने वाटर की बात की, जल चिकित्सा, और जिसमें हमने फायर और हीट की बात की। इसके बाद अगर हम समझें सनलाइट थेरेपी को, तो सनलाइट थेरेपी मतलब सूर्य किरण चिकित्सा में क्या क्या चीजें आ गई। सन बाथ हो गया, सूर्य में किस तरह से हम सूर्य की किरणों को लें अपने ऊपर, तो उसका अपना एक तरीका है। और बहुत सारे साइंटिस्ट प्राकृतिक चिकित्सा के अलग अलग तरीके से थेरेप्यूटिक सनबाथ बताते हैं। कभी हरे पत्तों को लपेट के लेना है, कभी सेलोफीन को लपेट के लेना है, कभी नेकेड बॉडी पे लेना है, कभी थोड़ा थोड़ा कि पहले दिन आप जो है 5 मिनट बैठेंगे, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर कभी कभी 45 मिनट सन में लेना है, सर पे ठंडा टॉवल रखना है। तो उसके डू एंड डोंट्स के साथ साथ सनबाथ बहुत सारे तरीकों का होता है। सनबीम थेरेपी सूर्य किरण चिकित्सा में ये इंस्ट्रूमेंट है पूरा का पूरा, जिसके अंदर आप लेटते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। और ऑयल एंड वाटर चार्ज्ड बाय सनलाइट, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा का अंग है, जिसमें हम पानी को और जल को चार्ज कर लेते हैं सनलाइट में। सुबह रखते हैं बॉटल को, ट्रांसपेरेंट बॉटल को, जिसमें हम या फिर पानी भरते हैं या तेल भरते हैं, और उसको शाम को 4 बजे सनसेट के टाइम पे हटा देते हैं, अंदर रख लेते हैं। तो उसको अगर हम 40 दिन तक चार्ज करें तो वो तेल या पानी औषधीय बन जाता है। पानी चार्ज करना है तो 12 घंटे बहुत है, और उसको हम नारंगी रंग का पानी, नीले रंग का पानी, ऐसे अलग अलग रंगों के पानी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ऑयल चार्ज करना है तो हम इस तरह का औषधीय तेल बना लेते हैं, जो कि हम 40 दिन रखते हैं। इसी तरह फायर और हीट थेरेपी की अगर हम बात करें तो हीट स्टोन थेरेपी, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन पत्थरों को थोड़ा गर्म करके हम बॉडी पे रखते हैं। बैक एक में जब शरीर में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल दर्द है, और कभी कभी पूरा नर्वस सिस्टम बैक एक है, उसमें काम आती है हॉट पोटली फर्मेंटेशन। ये पोटली को गर्म तेल, आप लोग कृपया म्यूट कर लें अपनी तरफ से, क्योंकि कोई कोई कुछ कुछ अगर बात करेगा तो इसमें फिर डिस्टरबेंस होता है। कुछ पूछना होगा तो जरूर हम लोग लास्ट के अभी 10 मिनट रखेंगे आपके बात करने के लिए। पोटली फर्मेंटेशन है, जिसमें हम पोटली को कभी कभी आटा और सॉल्ट होता है आधा आधा, और कभी कभी हम पोटली में बहुत सारी जड़ी बूटियां डालते हैं। कभी कभी हम पोटली में अजवाइन, सेंधा नमक, मेथी, इस तरह का। सर प्लीज आप म्यूट कर दें आप सभी को। इस तरीके से पोटली के साथ दर्द वाली जगहों पर चिकित्सा दी जाती है, और जिससे हम ठीक होते हैं। हालांकि पोटली मसाज आयुर्वेद का भी पार्ट है, लेकिन हीलिंग थेरेपी के रूप में नेचुरोपैथी में भी बहुत जगह पोटली का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं जल चिकित्सा, जो कि मैंने कल भी बताया था कि पानी सर्वसुलभ है और सबसे ज्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल है पानी का मिलना। इसलिए ये सारी पानी की चिकित्सा है, जिसमें हमने यहाँ पर एक लिस्ट दी है। आप लोग प्लीज अपनी तरफ से म्यूट करें। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कल मैं बात कर रही थी वाटर थेरेपीज की, तो हिप बाथ है, वार्म बाथ है, हॉट एंड कोल्ड बाथ है, हॉट फुट बाथ है, स्टीम बाथ है, लोकलाइज स्टीम है, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन है, एंड इसी क्रम में बैंडेजेस हैं, फुल बॉडी वार्म बाथ है, सिट्स बाथ है, फ्रिक्शन बाथ है, एंड स्पाइनल बाथ है। तो कुछ की फोटोग्राफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर हम एक फोटोग्राफ की बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हैं व्यक्ति सब प्लीज। अरे भाई म्यूट करो, म्यूट करो ना। ठीक हो गया।
चलिए, तो हम लोग वाटर ट्रीटमेंट के इस पिक्चर को अगर देख पा रहे हैं, ऐसा ही हम ऑनलाइन करते हैं, पढ़ाते हैं, तो पिक्चर में तो दिखा ही रहे हैं, इसी तरह वीडियोस में भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कल परसों के सेशंस में। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, स्टीम बाथ, पहला पिक्चर जो है वो स्टीम बाथ का है। स्टीम बाथ में व्यक्ति अंदर बैठा हुआ है स्टूल पे, सिर पे ऊपर पानी डाला जा रहा है, गर्दन से भाप ना निकले इसलिए उसके आसपास टॉवेल लगाई गई है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अंदर स्टीमिंग हो रही है, भाप स्नान। ये जल चिकित्सा का ही एक पार्ट है, जिससे न सिर्फ ओबेसिटी कम होती है बल्कि आपके स्किन इश्यूज जितने भी हैं वो ठीक होते हैं। अगर हम इस संदर्भ में देखें कि त्वचा पर जनरली पोर्स, जो भी हमारा एक्जिमा हो रहा है, ईचिंग हो रही है, पित्ती उछल रही है, तो जब भी हम कोई चीज अप्लाई करते हैं तो हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं। पर प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि जितना हम त्वचा के रोम छिद्रों को खुला रखेंगे, ओपन रखेंगे, उनसे हम टॉक्सिन्स को बाहर निकलने देंगे तो ही वो ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज वो सप्रेस यहां से तो हो गए, वो किसी दूसरी जगह वो गंदगी बाहर निकलेगी उभार के रूप में। जैसा मैं कल सिखाना चाह रही थी, बताना चाह रही थी कि अगर आप प्रॉब्लम को सप्रेस करेंगे, चाहे वो वात पित्त कफ का इम्बैलेंस क्यों ना हो, अगर एक जगह पे आपने ऑर्नामेंट लगाया, दवाएं लगाई और वहां से उसको बंद कर दिया, जो कि दानों के रूप में उभर रहा था, एक्जिमा के रूप में उभर रहा था, तो वो शरीर के अंदर सर्कुलेट कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे ठीक हो गया है, ठीक विक नहीं होता। तो यहां से वो चला गया, हम बहुत खुश हो गए, अरे वाह कितनी अच्छी दवा थी, ट्यूब था, झट से ठीक कर दिया उसने। अब वहां से क्या हुआ, जो इम्प्योरिटी थी वो बाहर निकलना चाह रही थी और हमने वहां से सप्रेस कर दिया, तो अभी वो क्या है, पूरी बॉडी में सारे वीक ऑर्गन्स जो होंगे वहां पर हो जाएगी। अब ऐसा ही उभार जो एक्जिमा काइंड ऑफ था, सोचिए दिख रहा था तो कितना अच्छा था, अब हमें ऑर्गन्स के अंदर दिख ही नहीं रहा और कोई ना कोई जगह पर हमको पता चलता है कि एंडोमेट्रियोसिस है, मतलब आपके यूट्रस की लाइनिंग के ऊपर जमा है, या आपके लिवर के ऊपर जमा है, या आपके पेनक्रियास के ऊपर जमा है, नहीं पता, नहीं देख पा रहे। और वो प्रॉब्लम जब दिख रही है कि हाँ डायबिटीज होने लग गई, फाइब्रॉइड्स आ गए हैं स्कैन में, तो हमें समझ में आता है कि हमें परेशानी है। परेशानी तो एक ही है, हमारा टॉक्सिन्स को दबा देना और हमारा नेचुरोपैथी के प्रति विश्वास ना होना, या नेचुरोपैथ इतने कम होना। अगर ज्यादा संख्या में सब लोग समझ के यही बात बोलेंगे तो व्यक्ति ठीक होने से पहले स्किन इश्यूज के लिए स्टीम बाथ लेना पसंद करेगा। और स्टीम बाथ न सिर्फ आपके बाहर के मोटापे को ठीक करेगा, इंटरनल फैट जो है, आपके लिवर के ऊपर जो फैट है, लिवर ग्रेड 2, ग्रेड 3, उस पे आपको हेल्प करेगा, बिकॉज बाहर पसीना तभी आएगा जब अंदर की सेलुलर लेवल पे काम हो रहा होगा। तो ये इतनी खूबसूरत चीज है स्टीम बाथ। पर हमने इसको क्या बनाया हुआ है कि जब जिम वगैरह में हमारे जो है कल्चर है, तो सौना बात है जिसमें बॉडी रिलैक्स होती है और हम थक जाएं तो हमें कभी कभी स्टीम बाथ लेना चाहिए। इससे ज्यादा हम स्टीम बाथ के बारे में नहीं जानते। हम नहीं जानते ये किस तरह बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा करता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्किन इश्यूज के लिए रामबाण ट्रीटमेंट है, हमारे स्किन को अच्छा करता है। और स्किन हमारी एक लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो हमारे टॉक्सिन्स को, विषैले पदार्थों को कंटिन्यूअस बाहर निकालती है। पर हमारी गलतियों की वजह से, उसको एक्सपोजर ना देने की वजह से, बॉडी को हर वक्त कॉम्पैक्ट रखने की वजह से यह प्रक्रिया हर वक्त नहीं हो पाती। तो त्वचा सांस लेती है अपने रोम छिद्रों की साथ, और रोम छिद्र हमारे जितने एक्टिव रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुले रहेंगे, उतना त्वचा अच्छी नरिशिंग होगी। और स्टीम बाथ के द्वारा ये अच्छा किया जा सकता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट आप इधर देखो, एक व्यक्ति हाथ उसने डिप किए हुए हैं और पैर भी डिप किए हुए हैं, इसको कहते हैं आर्म एंड फुट बाथ। तो हाथों को भी गर्म पानी में डाला है और पैरों को भी गर्म पानी में डाला है, और पूरी बॉडी को गर्म पानी में नहीं डाला है। इसके पीछे की भी साइंस यही है कि जो बॉडी के ऊपर प्रेशर है, मतलब आपके लंग्स पे जो प्रेशर है, हार्ट पे जो प्रेशर है, या पेट में जो बीमारियां हैं, वो आपने जब हाथों को गर्म पानी में रखा तो हाथों की तरफ शिफ्ट हो गई। तो पहली बात, जो हाथों और पैरों में अकड़न जकड़न होती है उनको तो दिलाते ही हैं, पर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में भी ये ट्रीटमेंट दिलाते हैं, क्योंकि हम ब्लड फ्लो को चेंज करके हाथों और पैरों की तरफ लाके आपके
जो टॉक्सिन्स है वो हाथों और पैरों के माध्यम से, पसीने के माध्यम से निकालना चाह रहे हैं। तो बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथों और पैरों में हर वक्त पसीना आता है, हर वक्त वो नम रहते हैं। ऐसे लोगों को नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स होते हैं और बहुत सारी और आने वाले समय में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उन लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि वो इस तरह की चिकित्सा दें। थर्ड ट्रीटमेंट में आप देखो, व्यक्ति स्पाइनल स्प्रे बात ले रहा है। ये सब नाम आपने नहीं सुने, ये प्राकृतिक चिकित्सा के लिए सामान्य नाम है। कोई बहुत बड़ी चिकित्सा नहीं दिखा रही हूं, पर जो प्राकृतिक चिकित्सक बनते हैं या जो बनना चाहते हैं या करते हैं, उनको ये सब सिखाया पढ़ाया जाता है। और इसके ऑल्टरनेट मेथड भी, जरूरी नहीं है कि इतना महंगा टा भी आप रखें, बट अगर आपको पता है तो इसके जुगाड़ से, इसके और तरीकों से उतना ही फायदा पेशेंट को, मरीज को दिलाया जा सकता है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, नीचे जितनी पीठ पे एक पोर्स के द्वारा पानी ऐसे फाउंटेन के रूप में बाहर जा रहा है, ऊपर आ रहा है। तो रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके पर, एक एक वर्टिब्रा पे खूब फोर्सफुल पानी ऊपर आ रहा है। तो ये फोर्सफुल पानी स्पाइन को अच्छा कर रहा है। जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड का डिजनरेशन होता है ना, तो आपने देखा होगा मैक्सिमम आपके घर में और लोगों के, जब वो एक्सरे कराते हैं, सर्वाइकल डिजनरेशन, थोरेसिक डिजनरेशन, लंबर डिजनरेशन, मतलब पूरा डिजनरेशन है। जब आपके सर्वाइकल में डिजनरेशन है तो व्यक्ति तो ऑपरेशन नहीं कर रहा है, वही डिजनरेशन पीठ के हिस्से में है, ऑपरेशन नहीं कर रहा है, वही डिजनरेशन कमर में है, फटाफट ऑपरेशन हो रहे हैं। अभी ये वाला ऑपरेशन कर भी दें तो क्या ऊपर के डिजनरेशन जो है उनको हम रोक पाए? वो भी तो उतनी ही तेजी से डिजनरेट कर रहे हैं, वो भी तो उतनी ही तेजी से डिजनरेट कर रहे हैं। तो आपको पूरी स्पाइन को स्वस्थ करने की जरूरत है। उस केस में हम ठंडियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी, इसके अंदर एक स्टोर पानी का है, उसमें जो पानी भरते हैं वो ही फाउंटेन की तरह ऐसे ऊपर आता है, हिट करता है आपकी स्पाइन पे, और सिंपल ब्लड सर्कुलेशन और प्रेशर के द्वारा आपकी स्पाइन को रीजनरेट किया जाता है। तो कितनी खूबसूरत बात है, जिसमें हम सिर्फ पानी की चिकित्सा के द्वारा पेशेंट, मरीज का न सिर्फ दर्द ठीक करते हैं बल्कि उसकी रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ करते हैं। चौथा पिक्चर आप देख रहे हो कटी स्नान का, ये हिप बात है। हिप मतलब कमर का हिस्सा और बाथिंग मतलब कमर के हिस्से को नहलाना। तो कमर के हिस्से को नहलाना, तो कटी मतलब कमर, कमर के हिस्से में जितनी भी प्रॉब्लम होती है उन सभी को हम कटी स्नान के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इसमें क्या है, पैर बाहर है, ये इसकी खूबसूरती है, और कमर का हिस्सा आपका पानी के अंदर है। तो ये पानी गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, और कभी कभी जब हम 2 टब लगाते हैं तो गर्म ठंडा भी हो जाता है। तो इस तरीके से हम कटी स्नान के अच्छे रिजल्ट देखते हैं, जिसमें डायबिटीज है, यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम है, महिलाओं की फीमेल डिसऑर्डर्स हैं, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्राइटिस है, इन सारी बीमारियों में फायदा होता है। बस हम पार्शियल बाथिंग सीखें, मतलब हम आंशिक स्नान करा रहे हैं। जो अंग कमजोर है, रोगग्रस्त है, वहां पर हम पानी का इम्प्लीमेंटेशन करके शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एयर थेरेपी की बात की। ऑल्दो वाटर थेरेपीज में और बहुत सारे हैं, इसमें हमने थोड़ी सी पिक्चर्स दी हुई हैं। एयर थेरेपी, वायु चिकित्सा की बात करते हैं तो सभी को पता है, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसों का लेना हमारे को वायु चिकित्सा कराता है, और वॉकिंग इन फ्रेश एयर। थोड़ी सभ्यता के अनुकूल जितने वस्त्र हों उतने पहन करके, मतलब वायु का स्पर्श पूरे शरीर पे होना चाहिए, वो है वायु चिकित्सा। तो अगर हम फ्रेश एयर में वॉक करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो उसमें वायु चिकित्सा हमारे लिए संपूर्णता की ओर ले जाती है और हमें स्वस्थ करती है। मिट्टी चिकित्सा की बात करें तो हमने 2 तरीके से मिट्टी चिकित्सा की बात की। एक थी कि मिट्टी में ही पेड़ पौधे
उग रहे हैं, उपज है, और उन फल सब्जियों को हम खाते हैं, तो इनडायरेक्टली मड थेरेपी करते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम, आप देखिए मड पैक्स लगे हुए हैं। तो पहला है होल बॉडी मड पैक, पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप है। दूसरा है पेट पर मिट्टी का लेप है। तीसरा दिखा नहीं रहे पिक्चर में, पर रीढ़ की हड्डी पे मिट्टी का लेप है। इसी तरह घुटनों पर मिट्टी का लेप है, आंखों पर है, और फिर पाइल्स के लिए मिट्टी की पोल्टिस एनएस पर है, जहां से टॉयलेट की जाती है, लैट्रिन की जाती है। तो जब हम ये देखिए पहली पिक्चर में क्या है, फुल बॉडी मड पैक है, सिर से लेके पांव तक पूरा मिट्टी का लेप लगाया हुआ है। धूप में लेटे हुए हैं, और धूप में लेटने पे क्या है, इसमें बॉडी हमारा स्किन विटामिन डी का सिंथेसिस भी करने लगता है। सेकेंड पिक्चर में देखो आप, आईज पे मड पैक है और स्टमक पे मड पैक है, नाभि पर दिया हुआ है। यहाँ पर आंखों पर मड पैक है, जो कि कपड़े के ऊपर दिया जाता है, और पेट पर है। और यहाँ पर सिंपल जैसे आप फेस पैक लगाते हो वैसे लगाया हुआ है, चेहरे के सौंदर्यकरण के लिए। नेक्स्ट ट्रीटमेंट में पेन मैनेजमेंट थ्रू नेचुरोपैथी। कहीं पे भी दर्द हो रहा हो तो हम किस तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा का इलाज करते हैं। कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, डिप्रेशन है, फिर आपका थोड़ी थोड़ी और चीजें हैं, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, और पल्स रीडिंग है। ये एक पिक्चर दी हुई है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीजेस क्या होती हैं, जैसे कि हमें कोल्ड एंड कफ है, हमें लूज मोशन है, हमें डायरिया है, हमें वोमिटिंग हो रही है, तो ये सारी एक्यूट डिजीजेस हैं जिनको हम नेचुरोपैथी से हैंडल कर सकते हैं। और अगर हम नेचुरोपैथी से हैंडल करते हैं तो बड़ी क्रॉनिक इलनेस नहीं होती है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज, अगर क्रॉनिक डिजीज में है तो हम साथ में कुछ थेरेपीज लेकर के, कुछ और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की थेरेपीज एड ऑन करके साथ में नेचुरोपैथी करते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है कि कितने दिनों से व्यक्ति सफर कर रहा है, हाउ लॉन्ग शी और ही इज सफरिंग। मतलब वो 1 महीने से प्रॉब्लम में है, 2 महीने से है, कि सालों से प्रॉब्लम में है, 10 साल से प्रॉब्लम में है, तो आपको समझ में आता है कि हम किस तरीके से और कैसी चिकित्सा इसके साथ करें और कितने रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। फोर्थ वन इज किस पे डिपेंड करता है, वाइटल फोर्स ऑफ लाइफ। उसकी जैविक शक्ति यानी जीवनी शक्ति उसके शरीर में कितनी है। जैसे कि कल मैं बता रही थी कि आपके योग में भी सारे लोग वैसा ही रिजल्ट नहीं देते हैं। अगर लगातार हम एक जैसा योग करा रहे हैं तो योग जो जो कर रहा है उनको एक ही जैसा योग कराएंगे तो भी 5 व्यक्ति पांचों एक जैसे रिजल्ट नहीं देते। सेम ऐसा ही नेचुरोपैथी में है कि पेशेंट पे जिस पे डिपेंड कर रहा है रिजल्ट, वो एक्यूट डिजीज से गुजर रहा है कि क्रॉनिक डिजीज से गुजर रहा है, कितने लंबे समय से सफर कर रहा है, उसका वाइटल फोर्स लाइफ का कितना है, और उसकी पॉजिटिविटी कितनी है। सकारात्मक एटीट्यूड आपका नहीं है, अगर थेरेपी के प्रति नहीं है और अपने प्रति भी नहीं है, तब तो बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइवल और रिजल्ट्स देना। यहाँ पर एक और पिक्चर है, ऊपर स्टीम बाथ की है जो कि हमारे ही सेंटर की है, और नीचे एक व्यक्ति को मैं सिखा रही हूँ मड पैक, मड थेरेपी देना और आइस पे मड पैक देना, किस तरह से बनाते हैं, किस तरह देते हैं। तो इस तरीके से मड थेरेपी, स्टीम थेरेपी और एनिमास। कुछ बेसिक डिजीजेस जैसे कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो कॉन्स्टिपेशन जो कारण है वो कई कारण हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के। कब्ज जो कि सिंपल समस्या है पर आने वाले समय में ये गंभीर समस्या बन जाती है, और एक छोटी सी समस्या अगर हम उस पर ध्यान ना दें तो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। जैसे कल मैंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन, आगे बढ़ेंगे गैस्ट्राइटिस हो गया, उससे आगे बढ़ेंगे एसिडिटी हो गया, उससे आगे बढ़ेंगे अल्सर हो गया, उससे आगे बढ़ेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, उससे आगे बढ़ेंगे मे बी कैंसर हो गया। सो कॉजेज क्या है, लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी, लैक ऑफ फाइबर, खुज्जे की कमी,
लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी, इरेगुलर लाइफ स्टाइल, जब खाना है तब सो रहे हैं, जब सोना है तब खा रहे हैं, आज 12 बजे खा रहे हैं, कल 4 बजे खा रहे हैं, परसों 2 बजे खा रहे हैं, फिर खा ही नहीं रहे हैं कभी, तो ये होता है इरेगुलर लाइफ स्टाइल। एंड स्ट्रेस, अगर तनाव जरूरत से ज्यादा है तो भी हमारे स्टमक पे काम करता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, और वीक इन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। यहाँ पर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं। जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी आजकल बहुत बढ़ती हुई बीमारी है। लूज मोशन, वोमिटिंग, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, दैट पाइल्स। ठीक है, तो ये भी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के तरीके हैं। इनकी ट्रीटमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, मड पैक, मसाज ऑन एब्डोमेन, हिप बाथ और कोलोन हाइड्रोथेरेपी। ये मशीन भी प्राकृतिक चिकित्सा का ही पार्ट है, कोलोन हाइड्रोथेरेपी, जिसमें कि एनएस के थ्रू ही, जैसे सिंपल एनिमा होता है, एनएस के थ्रू ही टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, पर एनएस के थ्रू टॉक्सिन्स इस वेस्ट लीड से होते हुए, पाइप से होते हुए गार्बेज में चला जाता है, जो मल है, और वाटर मतलब इसका जो इनकमिंग है, मतलब पानी कोलोन में जाता जाएगा एनएस के थ्रू, और वहां से टॉक्सिन्स या क्लीनिंग या पॉटी, फीकल मैटर इसके थ्रू बाहर जाता जाएगा। तो ये जो कोलोन हाइड्रोथेरेपी की मशीन है, ये काम मतलब टॉक्सिन्स निकालने का काम करती है। इसी का प्रिमिटिव लेवल है एनिमा, जिसके द्वारा हम लोग अभी तक चेक करते आए हैं। तो बहुत सारे सेंटर्स में कोलोन हाइड्रोथेरेपी की मशीन भी लगी हुई है। एक और ट्रीटमेंट जो आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ब्रेथलेसनेस यानी एस्थमा, कल हमने बात की थी एस्थमा की, जिसमें कि हॉट फुट बाथ, ये एक ट्रीटमेंट जो मैं कल समझाना चाह रही थी कि जब हम सिंपल बकेट में पैर डालते हैं तो वो रिलैक्सेशन है और या फिर पेडिक्योर है। अगर हम पानी के टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाते हुए 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएं और सिर पे ठंडा टॉवेल रखें, कंबलों से बॉडी को एक तरीके से रैप करें, तो वो एक तरीके से थेरेपी बन जाता है। और तब हम उसमें लंग्स का जो कंजेशन है, जो कैपिलरीज में, आपके एल्वियोलाई में जो स्पैज्म आ गया है, कफ आ गया है, उसको निकालने में ये मदद करता है। तो एस्मा के ट्रीटमेंट में ये हॉट फुट बाथ का पिक्चर और हॉट फुट बाथ बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। स्टीम बाथ आपको पहले बताया, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस ऑन बैक एंड चेस्ट, सॉरी, ये हमारे नेचुरोपैथी में ये हमने ही प्रोटोकॉल बनाया और हम अपने पेशेंट्स को इसी तरह से ठीक करते हैं कि स्टीम बाथ और हॉट फुट बाथ दिलाते हैं। एक छाती पर और छाती के बैक पे गरम सिकाई करते हैं, फिर एक पर्टिकुलर तरीके से एक्यू मसाज करते हैं चेस्ट और बैक की, फिर हॉट एंड कोल्ड पैक ऑन चेस्ट, उस पर ठंडी गरम सेक देते हैं। तो इस तरीके से नेचुरोपैथी का इम्प्लीमेंटेशन करके 10 दिन से लेकर के 3 महीने तक का पिक्चर रहता है कि कब कितने दिनों पुरानी समस्या थी और कितने दिन आपको ये करना पड़ा। तो इस स्लाइड में इतना ही था, बाकी मैं चाहूंगी आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अभी मैं स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग, कि आपने इसमें से जो देखा सुना, आपको लगता है अगर आपको पूछना चाहिए तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से। जिसको भी कुछ भी पूछना है अभी तक जो भी उन्होंने देखा, कल हम कुछ वीडियोस फॉर्म में या कुछ और फॉर्म में बात करेंगे, तो वो पूछ सकते हैं। जी विश्वनाथ जी, अनम्यूट करें अपने आप को, कोई कुछ पूछना चाहता हो अगर। मैम हॉट फुट बाथ कैसे लिया जाता है? अभी जो पिक्चर दिखाई थी, हॉट फुट बाथ मतलब पैरों का गर्म नहान। जब आप पैरों को गर्म पानी से नहलाते हैं तो हॉट फुट बाथ है। अब पैरों को गर्म पानी में हम लोग कब डालते हैं? जब थकान होती है, या हमें नाखून साफ करने हैं, पेडिक्योर करना है,
बस दो ही बातें हमको पता है ना अभी तक, कि बहुत थकान हो रही है तब डालते हैं या पेडिक्योर करते हैं, या बहुत सारे लोगों को पता है कि सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा है तो उनके घरों में गर्म पानी में पैर डलवाया जाता है। अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से कंबलों से रैप कर लें, जो अभी आपको पिक्चर दिखाई, सर पे ठंडा पानी स्प्लैश करें, तो उसके पीछे पूरी एक साइंस और मैकेनिज्म है जो आपके ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, आपके फीवर को मैनेज कर सकती है, आपके एड़ियों में और घुटने में दर्द को मैनेज कर सकती है, कोल्ड एंड कफ को मैनेज कर सकती है। जी विनोद जी मैम सर पे मैम, हाँ बताइए। मैम सर पे ठंडा टॉवल दिया जाता है या ठंडा पानी? ठंडा टॉवेल, पानी को ताजा स्प्लैश करेंगे और पानी से भिगो के तौलिए को ऊपर रख लेंगे, क्योंकि आपके पैर गर्म पानी में है और बॉडी कंबलों से लिपटी है तो बहुत तेजी से शरीर गर्म होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में सिर पे आपके गर्मी ना चढ़े, इसलिए हमेशा ही सिर को ठंडा करेंगे। एक ही नहीं, किसी भी प्राकृतिक चिकित्सा के ट्रीटमेंट में, नेचुरोपैथी में एक कहावत है, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। तो सिर को हर हालत में ठंडा रखना चाहिए। जहां सिर गर्म हुआ वहां बीमारियां आनी शुरू हुई या तनाव आना शुरू हुआ, तो सिर पे हम कभी गर्मी चढ़ने नहीं देते, इसलिए सिर को मैम हमें। कितना टाइम किया जाता है? हाँ जी, कितना टाइम किया जाता है ये? कितना समय किया जाता है? हाँ अगर आप हाँ मैम। ठंडियों में कर रहे हैं तो 20-25 मिनट करना चाहिए, और अगर आप गर्मियों में कर रहे हैं तो 10 मिनट करना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी विनोद जी बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। जी, वो मिट्टी थेरेपी में कुछ स्पेशल मिट्टी यूज किया जाता है कि ऐसे नॉर्मल मिट्टी में होता है वो? नॉर्मल मिट्टी तो नहीं होती है, जैसे बहुत सारी मिट्टी का अलग अलग फायदे हैं। दोमट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, ऐसे बहुत जगहों की अलग अलग मिट्टी होती है और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। पर इन जी जनरल ऊपर सतह से 5-6 फीट गहरी मिट्टी, मिनिमम 3 फीट और मैक्सिमम 5-6 फीट गहरी, 3 फीट नीचे की मिट्टी आप निकाल लें और उसको धूप में सुखा लें, छान लें, और फिर उसके पैक बना करके रात में पानी में भिगो दिया और सुबह उसको पैक के रूप में यूज किया। तो सबसे पहले तो वो छनी हुई हो, धूप में 1-2 दिन सूखी हुई हो और रात भर की भीगी हुई हो, इस तरह की मिट्टी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है कि कहाँ से मिट्टी लाए हैं, किस जगह की मिट्टी है, किस रंग की है, और तब उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम इस्तेमाल करते जी जी। तो डिजीज के हिसाब से ही वो मिट्टी लिया जाता है क्या? हैं। हाँ, डिजीज के हिसाब से रखा जाता है कि पेट पे देनी है, माथे पर देनी है, आंखों पे देनी है, स्पाइन पे देनी है। और मिट्टी का प्रारूप मान लीजिए किसी को बालों के लिए चाहिए, पेट के लिए चाहिए, सौंदर्य के लिए चाहिए तो मुल्तानी मिट्टी, डिटॉक्स करना है लीवर को, दोमट मिट्टी। तो ऐसे करके आप मिट्टी को किस जगह से लाए हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जी जी मैम, जी थैंक यू। वेलकम। अच्छा मैम, ये आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी में सिमिलैरिटीज है कुछ या डिफरेंस? जी थोड़ा अच्छा बहुत। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है रेणु जी, थैंक यू सो मच। जी देखिए, मैम। जब हम पंच तत्वों से चिकित्सा करते हैं और चिकित्सा प्योर फॉर्म में रहे, जैसे धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, जब हमने प्योर फॉर्म में इस्तेमाल किया तो प्राकृतिक चिकित्सा है। अब हमने इसी में अगर औषधियां मिला दी तो वो आयुर्वेद है। अगर हमने एनिमा औषधियों का दिलाया, वस्ती क्रिया, एनस में रबर ट्यूब डाल के पानी को डाल के बाहर निकालना, तो वस्ती क्रिया है। तो आयुर्वेद में वस्ती कर्म जब करते हैं तो मट्ठे से कराते हैं, औषधियों से कराते हैं, तो वो है आयुर्वेदा। और हमने सिंपल पानी से या नीम के पानी से कराया तो प्राकृतिक चिकित्सा। हमने कुंजल कराया, सिंपल पानी पी करके वोमिट करा दिया, अब हमने अपने औषधियों से वोमिट कराया तो उसको विरेचन कह दिया। हमने मसाज कराई तो सिंपल कराई, आपने औषधियों से करा दी, उसे अभ्यंगम कह दिया। तो जब तक हम किसी चीज को प्योर फॉर्म में रखते हैं तब तक वो प्राकृतिक चिकित्सा है, और जब हमने उसमें औषधियां मिला दी तो वो आयुर्वेदा है। अगर हम आपको कहें कि नीम की पत्ती का रस पीना है तो वो प्राकृतिक चिकित्सा है। अगर हम कहें कि ये गिलोय की टैबलेट है या कोई टैबलेट बन गई, इसको खाना है, तो उसमें अश्वगंधा भी है, नीम भी है, गिलोय भी है, उन सब का केमिकल स्ट्रक्चर बदल दिया गया तो वो आयुर्वेद है।
अगर हम आपको भोजन सुधार करके ठीक कर ले जाएं, सिर्फ जो आप खाना खाते हैं उसी में खाना ज्यादा खा रहे हैं तो कम करके, फलों का कम है तो फलों को बढ़ा के, रस कम है तो रस को बढ़ा करके, जो भी चीज ज्यादा कम है उसको ठीक करके आपके साधारण डाइट को ठीक कर ले गए तो प्राकृतिक चिकित्सा। उसमें दवाई खिला दी, क्वाथ खिला दिए, काढ़े पिला दिए तो आयुर्वेद। जी मैम। जी, आयुर्वेदिक उपचार बहुत समय तक आप नहीं कर सकते, पर आयुर्वेद की एक छोटी सी लाइन हुई प्राकृतिक चिकित्सा। इवन प्राकृतिक चिकित्सा एमबीबीएस के कोर्स में भी है, छोटे रूप में आयुर्वेद में भी है, पर कोई भी करता नहीं है क्योंकि पैसे तो दवाओं से आते हैं, इसलिए वो सीधे दवाएं लिखते हैं। चिकित्सा काम करती है। जब आपको षटकर्म कराए जाते हैं तो काम करता है, शोधन कराया जाता है तो काम करता है, पर वो औषधियों के होने की वजह से इतने महंगे हो जाते हैं कि वो इंसान ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकता, और जो शरीर है वो जितने दिनों में खराब किया है उतना समय तो लगाना ही पड़ेगा। अगर आप 10 साल बाद जागे हैं तो उतना तो 10 महीने तो देने पड़ेंगे ना शरीर को। कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आयुर्वेद भी कर रहे हैं तो पंचकर्मा से शरीर का शोधन हो गया, उसके बाद आपको उनको जीना पड़ेगा उस लाइफस्टाइल को, नहीं तो जैसे ही छोड़ा फिर खराब हो जाएगा। अंतर यह है कि पंचकर्मा आप महीनों नहीं करा सकते, प्राकृतिक चिकित्सा आप महीनों करा सकते हैं। किसी को भी आपने सुना है कि मैं 3 महीने से पंचकर्मा करा रहा हूं? नहीं सुना। पर जनरली सुना है कि मैं 3 महीने से प्राकृतिक चिकित्सा करा रहा हूं, या मैं प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर में 8 महीने हो गए तब से एडमिट हूं। कभी भी बड़े बड़े सेंटर में जाइए तो वो ये कहेंगे पैरालिसिस अटैक था, अब तो बहुत सुधार है, मैं 8 महीने से करीब यहां रह रहा हूं। कभी किसी पंचकर्मा सेंटर में, क्योंकि औषधियों का इस्तेमाल एक लिमिटेड समय में आप कर सकते हैं। आप प्राकृतिक हैं तब तो बहुत ही कम कर सकते हैं, ये आपकी जागरूकता है। प्राकृतिक औषधियों से बनाया हुआ है फिर भी उसके केमिकल कॉम्पोजिशन को आपने बदल दिया है, वो सब चीजों के एब्स्ट्रैक्ट हैं या धूप में सुखाए हुए हैं, तो वो चीजें आप कुछ समय के लिए शरीर को दे सकते हैं, हमेशा नहीं दे सकते। तो आई होप सभी को समझ आ रहा होगा आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में अंतर। मैं ये नहीं कह रही कि मैं आयुर्वेद नहीं करती साथ में, कभी कभी थोड़ी चीजों के लिए हमें आयुर्वेद करना पड़ता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी चिकित्सा जो है वो उससे ज्यादा अच्छी है, पता है, पर मार्केट वैल्यू शिरोधारा की बनी हुई है, तो बिल्कुल हम शिरोधारा देंगे आपको। अगर हमें 1500 का शिरोधारा दे रहे हैं और हम 400 रुपए के अपने ट्रीटमेंट से ठीक कर ले रहे हैं, लेकिन उसकी अवेयरनेस नहीं है, तो हम हफ्ते में 2 दिन शिरोधारा भी दे देते हैं और 4 दिन अपनी चिकित्सा भी दे देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इसलिए मार्केट फिजियोथेरेपी की बनी हुई है, मार्केट योग की बनी हुई है, प्राकृतिक चिकित्सा पे विश्वास नहीं है अभी लोगों को। अदरवाइज प्राकृतिक चिकित्सा में एक बेडशीट पैक है, ऊनी सूती चादर की लपेट, कल हो सका तो हम छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स में आपको दिखाएंगे, तो उस लपेट, कंबलों से लपेट देते हैं पूरे शरीर को, पहले सूती चादर फिर ऊनी कंबल, और सिर पे ठंडा पानी डालते रहते हैं। तो शिरोधारा वाला ही स्टैंड में यूज करती हूँ और जलधारा कराती हूँ। बहुत पुराना माइग्रेन, हेडेक, इंसोम्निया सब जाता है। तो एक तो तकलीफ, एक तो ये प्रॉब्लम आती है कि ठंडियों में नहीं दे पाते जलधारा को, और दूसरे ठीक है अगर शिरोधारा, लोगों को लगता है कि शिरोधारा अच्छा ट्रीटमेंट है तो शिरोधारा दे देते हैं बीच बीच में, नहीं तो वो भी उतने ही अच्छे रिजल्ट देता है। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? सब अच्छे से समझ आ गया? जी मैम, थोड़ा थोड़ा। थैंक यू। ब्लड प्रेशर वालों के लिए कुछ थेरेपी है ऐसा कुछ जो स्पेशली इसमें से कोई? जी, हाई ब्लड प्रेशर हॉट फुट बाथ से इजीली मैनेज आप कर सकते हैं घर में रहते हुए, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई है तो हार्ट की तरफ प्रेशर ज्यादा है। जब आप पैरों को गर्म पानी में डलवाते हैं 42-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर ले जाते हैं, तो पैरों की जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो फैलने लग जाती हैं। जब वो फैलेंगी तेजी से आर्टरीज और वेन्स, तो ऊपर की बॉडी पे जो हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ है वो तेजी से नीचे आना शुरू हो जाएगा,
और प्रेशर रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जब आप रोज रोज ये प्रक्रिया करते हैं, रोज करिए, सुबह शाम 2 बार दिलाइए, और आप देखेंगे धीरे धीरे चीजें कंट्रोल होने लग जाएंगी। स्टीम बाथ, क्योंकि स्टीम से प्रेशर बढ़ता है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इसलिए स्टीम बाथ आपका लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए रिकमेंडेड है, और हॉट फुट बाथ हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए रिकमेंडेड है। तो हॉट फुट बाथ के लिए जो मैंने हॉट फुट बाथ की आपको टेक्निक दिखाई, कल आप जुड़ेंगे तो मैं हॉट फुट बाथ का एक वीडियो भी आपको दिखाना चाहूंगी, उसको आप देखिए और उसको आप देना शुरू कीजिए, लोगों को फायदा होगा। तो ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, अगर बहुत अच्छे से आपने पढ़ ली, साइंटिफिकली उसके पीछे के लॉजिक समझ लिए, तो आप आसपास के लोगों को, अपने को, इवन इंस्टेंट रिलीफ के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करें, कि कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता, ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है और अभी ऐसा नहीं है कि लगातार हो रहा है, कुछ सिम्टोमेटिक है, कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, गैस बन रही है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, तो पहले तो ये चीज कि हमें ये समझना है कि ब्लड प्रेशर जो बढ़ा वो बढ़ा किस वजह से। तो रूट लेवल पे अगर हमें ऐसा लगता है कि व्यक्ति का डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो हम पेट पे काम करेंगे। कल मैं कुछ और चीजें भी बताऊंगी। तो पेट पर काम करने के लिए हम पेट की गर्म ठंडी सेक कर सकते हैं, पेट की गर्म सेक सिंपल कर सकते हैं। जो अपने पुराने नुस्खे थे कि हींग लगा देना, सूप पिलाना, इस तरह से जा सकते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशन करा, और थेरेपी के रूप में अगर गैस बन रही है तो गर्म ठंडी सिकाई करी। इसको कैसे करते हैं वो हम कल के उसमें जरूर लेंगे, क्योंकि ये छोटी सी टेक्निक एकदम रामबाण तरीके से इफेक्ट करती है। तो पेट पर गर्म ठंडी सिकाई कर दी, उससे भी कम हो जाएगा। अगर हार्ट की तरफ प्रेशर ज्यादा है तो हॉट फुट बाथ से कम हो जाएगा। अगर सर्वाइकल बढ़ा हुआ है किसी को, तो गर्दन के पीछे सर्वाइकल रीजन में गर्म सेक देने से फायदा हो जाएगा, गर्म ठंडी सिकाई, क्योंकि यहाँ का प्रेशर रिलीज करना है। और अगर तनाव बहुत ज्यादा है, उससे बढ़ा हुआ है, तो हम योग निद्रा का अभ्यास करा देंगे, उससे फायदा हो जाएगा। अगर मान लीजिए नींद नहीं आ रही है किसी को, उससे बढ़ा हुआ है, तो रात में आप सोने से पहले हॉट फुट बाथ देंगे, पैरों का गर्म नहान, तो उसको अच्छी नींद आ जाएगी, उससे ठीक हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि ब्लड प्रेशर का रीजन आपको जानना चाहिए, और उसके साथ साथ चिकित्सा करनी चाहिए। जी मैम, थैंक यू। वेलकम। और मैम कफ हमें बाहर निकालना है, सपोज गले में वो अटका है, तो क्या करना पड़ेगा? गार्गल तो करना ही चाहिए, गरारा कीजिए, स्टीम लीजिए, और हल्दी, कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कीजिए, कच्ची हल्दी का गार्गल कीजिए, काढ़ा पीजिए दिन में 2 बार। सूप निकाल सकता है, मतलब भोजन को बंद करना पड़ेगा। कफ कारक भोजन होते हैं, मतलब एक तो होता है कफ निकलना, एक होता है कफ शरीर में बनी रहे ज्यादा, तो उसके लिए आपका चावल, रोटी, इनफैक्ट दाल, ये सारी चीजें कफ बनाती हैं। तो भोजन को बंद करें 2-3 दिन, साथ में सब्जियां, फल और सूप, इनको बढ़ाएं। तो जब आप इनको बढ़ाएंगे तो कफ आपका तेजी से निकलेगा। सूप मतलब ऐसा नहीं कि वो चढ़ा है, पक रहा है, कॉर्नफ्लोर डाल के फिर उसमें मक्खन डाल के खाया जा रहा है, वैसा सूप नहीं। सूप इन द सेंस कि सारी सब्जियों को आप डाल दीजिए, उसमें लहसुन, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, जो कफ निकालते हैं वो भी पड़ा हुआ है, और आपने उसको एक विसेल आई, छाना, और वो क्लियर सूप आपने गरम गरम दिन में 2-3 बार पिया। और वो जो सब्जियां हैं उनको आप जस्ट स्टीम्ड कर दीजिए, काली मिर्च नमक डाल के खाइए, तो वो कफ निकालेंगी। जब आप प्रोसेस्ड खाना खाते हैं तो उससे कफ बनता है, और कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा बनता है। सेकेंडली, दूध और दूध के प्रोडक्ट बंद कर दीजिए। तो 3 बार तो ये है। विटामिन सी रिच जूस बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है जूस खट्टा है और बढ़ जाएगा, तो आप उसको गर्म पानी मिला दीजिए उतने ही जूस में, पर वो जरूरी है, विटामिन सी जाएगा तभी फायदा होगा। हॉट फुट बाथ लीजिए, फुल बॉडी स्टीम लीजिए, इन सब से होगा। घर में सिंपल रेमेडी हॉट फुट बाथ है, गर्म पानी में पैर डालिए, बॉडी को कवर कीजिए और उसमें गर्म पानी बढ़ाते जाइए। अगर ये आप 3-4 दिन लगातार लेते हैं, 2 बार सूप पीते हैं, 3 बार काढ़ा पीते हैं, फल खाते हैं, खाना बंद करते हैं, पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। मैम, बात को कैसे ठीक किया जा सकता है मैम? किसको? बात, जिसको बात है, बात है ना, गैस है ना, तो गैस मतलब अपच, अपच मतलब कब्ज। कब्ज को पहले ठीक करने के लिए पेट की गर्म ठंडी सिकाई और पेट की मिट्टी की पट्टी और एनिमा देते हैं। जनरली हम अपने यहाँ इस सेट को लगातार 10 दिन देते हैं,
कि पेट पर मिट्टी की पट्टी, पेट की गर्म ठंडी सेक, उसके बाद टेक्निकल मसाज और उसके बाद एनिमा। ये चलता है 3-4 दिन। या कटी स्नान, मतलब आपने टब के अंदर ही बैठ गए और पैर बाहर रहे, तो आपने स्टमक में जो इंटेस्टाइन आते हैं उनको एक्टिवेट किया कि वो खुद से काम करें। खुज्जा बढ़ाने के लिए जैसी सब्जी मैंने अभी बात बताई, तो वैसी एक कटोरी सब्जी आपको मतलब व्यक्ति को खानी चाहिए। उसके बाद दलिया बढ़ाइए, तो सब्जियां डाल के खूब सारी दलिया खानी चाहिए जिससे कि वो पचे। और खाने को हमेशा कम रखें। गैस का बनना है, मतलब जो खाना खाया गया वो ही पच नहीं रहा। तो ऐसे लोग अगर फास्टिंग करें कि 6 बजे के बाद खाना ना खाएं और अगले 10 बजे तक फास्टिंग कर लें, उस फास्टिंग के दौरान अगर वो रह सकते हैं तो कुछ ना खाएं, अदरवाइज वो एल्कलाइन ड्रिंक्स पिए। जैसे आंवला है, उसमें पत्तियां डाल के बना लिया, आंवला जूस बना लिया, इस तरीके का नींबू पानी पी लिया, क्लियर सूप पी लिया। इस पे रहें। प्रोसेस्ड खाना थोड़ा कम करें। जो कुक्ड फूड है ना हमारा, वो इतना कुक्ड है कि वो प्रोसेस्ड के बराबर है, आप समझो। तो वो सब अगर आप मंचिंग बंद करें, सलाद बढ़ाएं और मिक्स वेज दलिया बढ़ाएं, तो शरीर को खुज्जा मिलना शुरू हो और ये चिकित्सा लें तो ठीक होता है। और अदरवाइज फिर आप उसके लिए इसबगोल की भूसी, प्राकृतिक रूप में जो फाइबर जिसमें ज्यादा है, वो बढ़ा सकते हैं। मैम आजकल कमर दर्द और घुटने का दर्द हर किसी को होता है, तो वाटर थेरेपी के दौरान उसका कुछ लाभ मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिलता है। हमारे पेशेंट भी कमर दर्द और घुटने के दर्द के हैं। घुटने के लिए हम लोग जो चिकित्सा करते हैं उसमें पट्टियां हैं, जो अभी हम नेचुरोपैथी में सिखाते हैं, उसमें ऊनी सूती पट्टी होती है, हॉट एंड कोल्ड बैंडेज। तो अंदर सूती पट्टी होती है गीली, ऊपर से ऊनी पट्टी बांधते हैं। फिर पोटली मसाज है जो लोगों को घर में भी सिखाई जा सकती है। उसके बाद गर्म ठंडी सिकताई है और उसके बाद जानू बस्ती है। इस तरीके से आराम देते हैं। और ये सारी चिकित्सा पद्धति ऐसी कहीं कठिन नहीं है कि हम नहीं सीख सकते हैं। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, मसाज है जिससे आराम मिलता है। हॉट फुट बाथ से घुटने के दर्द में आराम मिलता है। कमर के लिए गर्म सिकाई, मसाज, पीछे से एक्यूप्रेशर, वो थोड़ा कठिन काम है, वो किसी और व्यक्ति को ही करना चाहिए। फॉरवर्ड बेंडिंग बंद करनी चाहिए। तिल का सेवन ज्यादा करना चाहिए। तिल है और आपके बीजे हैं, उन सब में ताकत है, तो उनको ठंडियों पर खिलाइए लोगों को। 2 लड्डू सुबह खाएं, 2 शाम को खाएं। सब तो प्रोसेस्ड मिठाई खाते हैं, क्या ही बताऊं, है ना। अपना देशी गुड़ और तिल का तो सकट में बनेगा और फिर वो 2 दिन चलेगा, खत्म। पहले से खाना चाहिए ना, 2-2.5 महीने 3 महीने व्यक्ति खाए तो उसको ताकत आए, गर्मी आए शरीर में। मैम ये जो पित्त को बाहर निकालने के लिए क्या कुंजल करना चाहिए? कुंजल करना चाहिए। पानी पी के वोमिट कीजिए डेली। पेट पे ठंडी टॉवल रखिए और मीठा और ठंडा खाना खाइए कुछ दिन। मीठा और ठंडा, ठंडा फल, ठंडा जूस और मीठा खाना। ओके मैम, ठीक है, तो थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। मैम मीठे मीठे से क्या मतलब हाँ जी, मीठा खाने के लिए क्यों बोल रहे हैं आप? मीठे का मुझे पित्त गर्मी से शरीर के हुआ है और जलन से हुआ है, नमक मिर्च मसाले खाने से हुआ है। तो सिर्फ मीठा फल और मीठी चीजें उसको सबसाइड कर सकती हैं। तो मीठा मतलब प्राकृतिक मिठाई से मतलब है, जैसे खजूर है, गुड़ है, चीनी से नहीं, प्रोसेस चीजों से नहीं। अनार का जूस है, ऐसा। ठीक है। जी मैम, थैंक यू। अगेन आपका मोटो प्राकृतिक चिकित्सा का रूट समझने का होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना कि इंडिविजुअल ये बहुत मैटर करता है कि व्यक्ति को जिसको इलाज कराना है वो वीडियो कॉल पे हो, दूर हो, उससे मतलब नहीं है, पर वीडियो कॉल पे हो और वो व्यक्ति अपनी पूरी प्रॉब्लम खुद से बताए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप उस एंगल से बीमारी को नहीं देख रहे हैं जिस एंगल से आंसर मिल रहा है या जिस एंगल पे इलाज होना चाहिए। तो ये इतनी आसान और सरल चिकित्सा नहीं होती है कभी कभी कि कॉम्बीफ्लेम है, हमने उनको लिख दी, उन्होंने उनको लिख दी और उन्होंने उनको बता दी और खा ली। तो बहुत चीजें पर्सनलाइज्ड होती हैं कि पूरे दिन सुबह से रात तक की आपकी दिनचर्या को डिजाइन करके फिर हम जब आपको बताते हैं तो आराम भी मिलता है। तो उसको देख लें कैसे करना है, बाकी इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।